Starting with chapter number 4 for unit number 3. Price determination in different forms of market. चैप्टर 4 के यूनिट 1 में हमने कंपटीशन के बेसिस पे 4 कैटेगरीज छोड़ दी थी। वो 4 कैटेगरी क्योंकि यहाँ पे डिटेल में आने वाली है इसलिए छोड़ी गई थी। 4 कैटेगरीज कौन कौन सी है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, दूसरी है मोनोपोली, तीसरी है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड लास्ट कैटेगरी ओलिगोपोली। अरे हाँ, हाँ, सब सुनो। परफेक्ट कंपटीशन ऐसा मार्केट होता है, नाम से समझो यार, परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट मतलब बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ही ज्यादा। अगर बहुत ज्यादा कंपटीशन होगी तो नंबर ऑफ सेलर ज्यादा होंगे या कम होंगे? देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। तो ऐसा मार्केट जिसमें एक ही सेलर है वो कौन सा होगा? देयर इज ओनली अ सिंगल सेलर इन दिस मार्केट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी ऐसा मार्केट होगा जहां पे देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लेकिन यहाँ पे हर एक सेलर का छोटा छोटा ही सही मार्केट शेयर होगा। और ओलिगोपोली ऐसा मार्केट है जहां पे देयर आर ओनली फ्यू सेलर्स, थोड़े से ही सेलर्स हैं। ठीक है, अभी तो ये सिर्फ मीनिंग हुआ है। अब एक एक मार्केट को खूब डिटेल में देखना है, खूब डिटेल में। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टाइप ऑफ मार्केट, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट। हमेशा ध्यान रखना, मार्केट वो अच्छा होता है जो किसके लिए अच्छा हो? बायर के लिए, तुम्हारे मेरे जैसे लोगों के लिए जो मार्केट अच्छा होगा वो ही मार्केट अच्छा होता है। ओके, मतलब मार्केट ऐसा होना चाहिए यार जहाँ बायर को तकलीफ ना हो, जिसको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, कम या रीजनेबल प्राइस पे डिसेंट क्वालिटी मिल रही है, वो मार्केट अच्छा कहलाता है। परफेक्ट कंपटीशन में आइडियल मार्केट के सारे फीचर्स हैं। इट इज नोन एज एन आइडियल मार्केट। क्यों? क्योंकि ये मार्केट उसके बायर्स के लिए बहुत अच्छा है। कैसे? सबसे पहला कारण, देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। बेटा, नंबर ऑफ बायर्स इतने ज्यादा हैं कि एक बायर के आने जाने से मार्केट डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, और एक सेलर के आने जाने से मार्केट सप्लाई पे भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। मतलब अगर मैं एज अ सेलर मार्केट से बाहर भी हो जाऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और तुम एज अ बायर मार्केट से बाहर भी हो जाओ तो भी मार्केट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इतने बायर्स और इतने सेलर्स हैं। ओके, और ये सारे बायर्स एंड सेलर्स क्या बेच रहे हैं? दीज आर सेलिंग होमोजेनस प्रोडक्ट्स। होमोजेनस प्रोडक्ट का मतलब होता है दीज आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। डिट्टो सेम प्रोडक्ट्स यार, डिट्टो सेम। मतलब अगर लोग मेरी फॉर्म का पेन खरीद रहे हैं या तुम्हारी फॉर्म का पेन खरीद रहे हैं, उनको अंतर ही समझ नहीं आता है। यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स को क्या बोला जाएगा? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अगर अपन सब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बेच रहे हैं, अपन सब आर फर्म्स इन परफेक्ट कंपटीशन, तो तुम बताओ अपने को कैसा प्राइस रखना होगा? मैं अगर वही सेम पेन 3 रुपए में बेच रही हूँ तो तुमको भी कितने में बेचना पड़ेगा? यू विल हैव टू सेल इट एट 3 रुपए ओनली। क्यों? सेम प्रोडक्ट है, ज्यादा पे बेचोगे तो कोई खरीदेगा नहीं, और कम पे बेचोगे तो अननेसेसरी तुम्हें ही नुकसान हो जाएगा। एंड दैट इज वाई पूरे मार्केट में सेम प्राइस रहने वाली है। तुम समझ रहे हो, द प्राइसेस आर गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट।
If I am saying you this, कि prices are going to remain constant. बच्चा प्राइस का ही दूसरा नाम क्या होता है? एआर, एवरेज रेवेन्यू ही तुम्हारा प्राइस होता है। और अगर मैं बोल रही हूँ कि अगर पेन 3 रुपए में बिकेगा, तो तुम्हें भी पूरे मार्केट में पेन कितने में बेचना पड़ेगा? 3 रुपए में। तुम्हारा एआर का ग्राफ कैसा बनेगा? हॉरिजॉन्टल। तुम्हारा एआर कर्व भी तुम्हारा कौन सा कर्व होता है? डिमांड कर्व होता है। तो तुम्हारा डिमांड कर्व अगर हॉरिजॉन्टल है, तो प्राइस इलास्टिसिटी कैसी होगी बच्चा? अगर हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व बन रहा है, it is going to be perfectly what? Elastic. क्रॉस इलास्टिसिटी कैसी होगी? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। बेटा याद रखो, सब्स्टिट्यूट की क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती थी, कॉम्प्लीमेंट की नेगेटिव होती थी, अनरिलेटेड गुड्स की जीरो होती थी, उनका कोई रिलेशन ही नहीं है आपस में। लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की इनफाइनाइट होती थी। अरे तुम्हारे पेन का प्राइस नहीं चेंज कर रहे हो, 3 रुपए में बेच रहे हो, क्या उसके बावजूद भी तुम्हारे प्रोडक्ट का डिमांड चेंज हो सकता है? हाँ, क्योंकि लोगों को अंतर नहीं समझता कि वो तुम्हारा पेन खरीद रहे हैं या मेरा। एम आई क्लियर? प्राइस कांस्टेंट भी रहे, तो भी डिमांड कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट हो सकती है, मेरे प्रोडक्ट की भी और तुम्हारे प्रोडक्ट की भी। ना मैं प्राइस चेंज कर रही हूँ, ना तुम प्राइस चेंज कर रहे हो, उसके बावजूद तुम्हारा डिमांड कंटिन्यूअसली चेंज होता है। क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला ही क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो पूरे टाइम चेंज होती रहेगी तुम्हारी, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ माई गुड, रिलेटेड गुड, सब्स्टिट्यूट गुड। एम आई क्लियर? ठीक है। तो मैं अपना प्राइस 0% से चेंज कर रही हूँ, उसके बावजूद अगर तुम्हारा डिमांड फ्लक्चुएट हो रहा है, समथिंग अपॉन जीरो इज गोइंग टू गिव यू व्हाट? इंफिनिटी। समझे कि नहीं रहे? समझ गए? ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरे फीचर पे आते हैं बच्चा। तीसरा फीचर क्या बोलता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट का? देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट। व्हाट डू आई मीन बाय फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट? मतलब तुमको एज अ बायर टिकट लगता है क्या आने जाने का? नहीं। अगर तुम्हारा पूरा इंडस्ट्री से फॉर एग्जाम्पल अपन सब मिलके पेन बेचते थे, वी आर सेलर्स ऑफ पेन, जनरली वी आर सेलर्स ऑफ मिल्क, लेट मी टेक दैट काइंड ऑफ एग्जाम्पल ओनली। ठीक है, मिल्क का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिल्क में खूब ज्यादा मुनाफा हो रहा है, खूब। ठीक है, तुम्हारी सारी फर्म्स खूब ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। यू आर अर्निंग विच काइंड ऑफ प्रॉफिट? यू आर अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? जब टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। बच्चा तुम कमा रहे हो 15 लाख रुपए, योर रेवेन्यू 15 लाख और तुम्हारी कॉस्ट कितनी लग रही है? केवल 10 लाख। दिस इज द सिचुएशन ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अगर तुम्हारी फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, देयर इज, हाँ, अब मैं एज एन इंडिविजुअल इंटरेस्टेड हूँ तुम्हारी इंडस्ट्री में एंटर होने में। यार डेयरी में बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, ओके, यू ऑल्सो शुड डू द सेम काइंड ऑफ बिजनेस। अगर ऐसा होता है, तो ऐसी सिचुएशन में समझो, नई फर्म्स विल स्टार्ट एंटरिंग योर इंडस्ट्री, क्योंकि देयर इज फ्री एंट्री। कोई रोक टोक नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है एंट्री की। जैसे ये नई फर्म आई, मेरे जैसे और भी लोग इस इंडस्ट्री में घुसे, तुम्हारा जो एक्स्ट्रा मुनाफा हो रहा था वो सब हमने एब्जॉर्ब कर लिया। अगर हमने सब एब्जॉर्ब कर लिया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? भाई अब तुम केवल कमा पाओगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पे टोटल रेवेन्यू इज जस्ट एबल टू कवर व्हाट? टोटल कॉस्ट। योर टोटल रेवेन्यू इज जस्ट इक्वल टू योर टोटल कॉस्ट। 10 लाख कमा रहे थे, 10 लाख खर्च कर रहे हो, तो इसको नॉर्मल प्रॉफिट क्यों बोला है तुमने? नो प्रॉफिट हो गया है तो। बेटा इकोनॉमिक्स की टोटल कॉस्ट में पेमेंट टू सेल्फ इंक्लूडेड है, इम्प्लिसिट कॉस्ट एडेड है। इम्प्लिसिट कॉस्ट यानी पेमेंट दैट यू मेक टू योरसेल्फ। ठीक है, अगर ये एडेड है, तो ऐसी सिचुएशन में जो तुम आइडियली खुद को सैलरी दे रहे थे, जो तुम आइडियली खुद को रेंट दे रहे थे, जो तुम आइडियली खुद को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे थे, सब इसमें एडेड है। एंड दैट इज व्हाई इसे नॉर्मल प्रॉफिट का सिचुएशन बोला जाएगा।
क्लियर है क्या? बहुत ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा फर्म्स एंटर हो गई तुम्हारी इंडस्ट्री में, यू आर नाउ इन सुपर नॉर्मल लॉस। अगर तुम लॉसेस में हो तो अब क्या होगा? अब कुछ फर्म्स ये लॉस बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी एंड दे विल मेक अ फ्री एग्जिट। ओके, जैसे ही वो एग्जिट करे बचा हुआ रेवेन्यू बची हुई फर्म्स में बढ़ गया है, एंड दैट इज व्हाई फिर से फर्म्स किस में होंगी? नॉर्मल प्रॉफिट। कृपया ध्यान दें, लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा फर्म्स केवल कैसे मुनाफे कमाएंगी? नॉर्मल। ठीक है, लॉन्ग टाइम में केवल नॉर्मल प्रॉफिट होगा, लेकिन शॉर्ट रन में कुछ भी हो सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल लॉस, या फिर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, लॉन्ग रन मतलब लंबा टाइम, हमेशा ध्यान रखना। अब मैं आगे कोई से भी मार्केट में बोलूं फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, तो तुम्हारे दिमाग में क्विकली आ जाना चाहिए कि देयर विल बी नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। ये इसका इम्प्लीकेशन है। पहले 3 पॉइंट्स, कौन से पहले 3 पॉइंट्स? homogeneous products, large number of buyers and sellers, and free entry, free exit। ये एक मार्केट का हिस्सा है, और ये मार्केट क्या है? प्योर कंपटीशन। मॉड्यूल में और एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आ गए हैं। प्योर कंपटीशन पहले 3 फीचर्स कवर करता है। पहले 3 फीचर्स जो तुमने पढ़े ये प्योर कंपटीशन के हैं। परफेक्ट कंपटीशन को सेटिस्फाई करने के लिए 4 और फीचर्स हैं। चौथा फीचर, परफेक्ट नॉलेज। रियल लाइफ में होता है क्या? नहीं होता। तुमको नॉलेज है लेकिन तुमको कोई परफेक्ट नॉलेज नहीं है। मतलब तुम दुकान पे गए, भैया बता रहे हैं कि भैया ये सब्जी है ना इतने रुपए की, तुम बोले, अरे आप क्या बताओगे, हम बताते हैं कितने की है। ओके, मतलब इस टाइप का नॉलेज होना इज नोन एज परफेक्ट नॉलेज। ओके, यू पीपल हैव इम्परफेक्ट नॉलेज कि इसके आसपास का रेट होगा, परफेक्ट नॉलेज नहीं होता हमको हर चीज का। ओके, अल्टीमेटली इन रियल लाइफ दिस इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए अब धीरे धीरे हर फीचर तुम्हें लगेगा कि यार ये तो मतलब सिर्फ मिथ है, दिस कैन नेवर हैपन इन रियल लाइफ। ओके, परफेक्ट नॉलेज अगर है तो बताओ, क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है? क्या मतलब है यार प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का? अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करना फॉर द सेम कमोडिटी। मतलब तुम सब्जी खरीदने गए तो सब्जी वाले भैया ने ज्यादा रेट बताया, लेकिन अगर तुम्हारे पेरेंट्स खरीदने गए वही सब्जी उसी भैया से, उन्हीं भैया से अगर खरीद रहे तो उनको कम रेट बताए गए, क्योंकि उनको पता है शायद तुमको कम नॉलेज है और उनको ज्यादा। ये होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ओके, लेकिन अगर तुम्हें परफेक्ट नॉलेज है तो क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकते हैं? नहीं, अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। ओके, परफेक्ट मोबिलिटी, व्हाट डू आई मीन बाय परफेक्ट मोबिलिटी? हर फैक्टर इजीली इधर से उधर मूव हो सकता है। मतलब तुमको अगर यहाँ पे 10 लाख का पैकेज मिला है और त्रिवेंद्रम में 10,50,000 का पैकेज मिला है तो तुम त्रिवेंद्रम शिफ्ट हो जाओगे, ऐसा होएगा क्या? अगर ऐसा तुम कर पा रहे हो तो तुम परफेक्टली मोबाइल हो। ठीक है, ओके, राइट। नाउ लिसन, परफेक्ट मोबिलिटी में ऐसा हो जाएगा कि मतलब रियल लाइफ में डोंट हैव परफेक्ट मोबिलिटी। यार आज मुझे भी कोई बोले ना कि जाओ यार बाहर जाके शिफ्ट हो जाओ, ठीक है, 10,000 किलोमीटर दूर चले जाओ, जाओ यहाँ से, आई एम नॉट परफेक्टली मोबाइल। ठीक है, एज अ लेबर I can't move from one place to another easily. I'm imperfectly mobile. I can move, but I'll be driven by family factors, emotional factors, psychological factors, so many factors working together. Okay? अब अगर रियल लाइफ में यू आर इम्परफेक्टली मोबाइल लेकिन इनके हिसाब से परफेक्टली मोबाइल, तो तुम बताओ, पूरे इंडस्ट्री में सेम वेज रेट रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जरा सा भी चेंज हुआ वेज रेट में तो तुम एज अ लेबर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाओगे। अरे हो जाओगे क्या? हाँ, हो जाओगे, क्योंकि तुम परफेक्टली मोबाइल हो, ऐसा मान रहा है ये मार्केट। मतलब मेरे को यहाँ पे अगर 10,000 रुपए मिल रहे हैं और दूसरी फर्म में 10,001 रुपए मिल रहे हैं, तो भी मैं शिफ्ट हो जाऊंगी क्या? हाँ, हो सकती हूँ।
एंड परफेक्टली मोबाइल। एम आई क्लियर? ठीक है, ओके। अगली चीज पे आ जाते हैं, एब्सेंस ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। वेरी लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट या एब्सेंस ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। भाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट यहाँ पे होती नहीं है। मतलब अगर हम कुछ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, नॉर्मली इट कैन इन्वॉल्व कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती है। इनफैक्ट शेयर मार्केट में भी कुछ खरीद रहे हो तो भाई तुम्हें चार्जेस लगेंगे, खरीदने के, बेचने के, यू विल हैव टू इनकर चार्जेस। लेकिन इनके हिसाब से देर इज नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एट ऑल। लो है या है ही नहीं। रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? देयर इज सम काइंड ऑफ कॉस्ट यू नीड टू इनकर। अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है तो भाई तुम कहीं से भी कुछ खरीद सकते हो। तुम्हारा कोई भी सेलर को लेके कोई प्रेफरेंस क्रिएट नहीं होगा। क्यों? कहीं से भी खरीदो, कोई भी कॉस्ट नहीं लग रहा है। ऑनलाइन खरीदो, ऑनलाइन नहीं खरीदो, ऑफलाइन खरीदो, देयर इज नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। एम आई क्लियर? कोई भी चार्जेस नहीं लग रहे हैं। कहीं से भी कुछ बुलवा सकते हो। क्लियर है? ओके। एंड लास्टली, पूरे मार्केट में होंगी यूनिफॉर्म प्राइस, because firms in these market are price takers. They are not price makers. They are price takers. Can be. Advertisement cost भी जीरो है। ठीक है। बेटा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट क्या इनकर करनी पड़ेगी इस मार्केट में? नहीं, बायर्स को पूरा नॉलेज है, परफेक्ट नॉलेज है, तो देयर विल बी नो सेलिंग कॉस्ट, नो सेलिंग या एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। एक ही मार्केट है जिसमें एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होना ही नहीं है, वो यही है। ओके। यूनिफॉर्म प्राइस, प्राइस टेकर है, क्योंकि अब तुम समझ सकते हो बच्चा, तुम अगर ज्यादा प्राइस चार्ज करोगे तो कस्टमर तुमसे खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा। कम कर लेते हो यार, कम कर लेते हो। 3 रुपए का पेन तुम 2 रुपए में बेचना चाह रहे हो, तुम ऑलरेडी केवल नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हो। अब तुम ऐसी हरकत मारोगे तो तुम्हारा रेवेन्यू और कम हो गया है, और रेवेन्यू और कम हो गया यानी कि विल एंटर इनटू व्हाट? लॉसेस। ऐसी हरकत नहीं मारोगे तो। ठीक है। बताएं क्वेश्चन, कौन सा मार्केट एक आइडियल मार्केट है? आइडियल, आदर्श ऐसा होना चाहिए, परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन अगर पूछा जाए कौन सा मार्केट एक मिथ है? परफेक्ट कंपटीशन। बेटा आइडियल तो यही होता है ना कि मोबाइल ना देखो तुम। ठीक है, बट दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। ओके। तुम आइडियल चीजें करते क्या हो? अरे राइट। तो आइडियल भी यही है और इम्प्रैक्टिकल भी यही है। क्लियर है क्या? दिस इज अ मैथ एंड दिस इज आइडियल टू। क्लियर? ओके। कौन सा ज्यादा बड़ा मिथ है? परफेक्ट या प्योर? परफेक्ट कंपटीशन इज अ बिगर मिथ, क्योंकि उसे सेटिस्फाई करने के लिए 7 फीचर चाहिए। तुम्हारे मॉड्यूल में एग्जांपल्स देके रखे परफेक्ट कंपटीशन के, क्या? एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, बेटा मिल्क, वेजिटेबल, ये सब कुछ भी पूछे तुमसे मॉड्यूल में भी एग्जाम्पल है, तो ये परफेक्ट कंपटीशन के एग्जाम्पल है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इनफैक्ट इन लोगों ने तो मेटल्स भी देके रखा है, कॉपर, जिंक, ये सारी चीजें भी कवर्ड है। और स्टॉक मार्केट। नोट्स में नहीं दिए हुए हैं क्या? नहीं है तो तुम लिख लो प्लीज, नोट्स में आने से रह गया होगा, प्लीज लिख लो। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, मेटल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मत लिखना, एंड स्टॉक मार्केट। These are examples of perfect competition market. ठीक है ना? हाँ। बेटा 100% तो है, रहते ही नहीं है। ठीक है, 100% तो हो ही नहीं सकता है, इस टाइप के फीचर हो ही नहीं सकते हैं। क्लियर है? ओके। अब बेटा सुनो ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे होता है? हाउ इज प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड in perfect competition markets? Now listen, I already told you. यहाँ पे firms are price taker.
क्या है फर्म्स? प्राइस टेकर है। मतलब ये से फॉर एग्जांपल तुम्हारी पूरी इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री, ठीक है, जिसमें तुम फंक्शन कर रहे हो। तुम एक फर्म हो इस इंडस्ट्री की। अब तुम मुझे बताओ ना, इंडस्ट्री का डिमांड कर्व कैसा होएगा? जैसा डिमांड कर्व होता है, तुम अपनी इंडस्ट्री में प्राइसेस बढ़ाओगे तो डिमांड हो जाएगी कम, और तुम अपने इंडस्ट्री की प्राइसेस गिरा दोगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। जैसा नॉर्मली होता है वैसा ही होगा। और सप्लाई कर्व कैसा होगा? अपवर्ड स्लोपिंग। अरे हाँ, है ना। इक्विलिब्रियम यहाँ आ जाएगा, जहां डिमांड और सप्लाई कर्व बराबर हो रहे हैं। ओपी ओरिजिनल प्राइस है, ओपी ओरिजिनल क्वांटिटी। अरे है क्या? ये प्राइस तुमको मार्केट ने या इंडस्ट्री ने डिसाइड करके दिए। अब तुम्हारी फर्म कैसी है? इट इज अ प्राइस टेकर। ये प्राइस एज इट इज तुम्हारी फर्म क्या कर लेगी? ये प्राइस डिसाइड हो गई है, मार्केट ने डिसाइड करके दी है, एक्सेप्ट कर लो ये प्राइस। 3 रुपए का प्राइस मार्केट ने डिसाइड किया ना, ये प्राइस तुमने एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, 3 रुपए का पेन है। ठीक है। शुगर इंडस्ट्री में डिसाइड करके दिया है 40 रुपए किलो शुगर है, 40 रुपए तुम्हारी फर्म ने एज इट इज एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है। ना तो तुम इससे कम में बेचोगे, ना इससे ज्यादा में बेचोगे। ठीक है। ये तुम्हारा प्राइस हो गया, तुम्हारी फर्म का भी यही प्राइस है। तुमको पता है कि प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड कर भी यही है। अगर ए आर कांस्टेंट है तो क्या एम आर भी कांस्टेंट है? और ए आर कर्व भी तुम्हारा डिमांड कर्व भी होता है, यू नो दिस। प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बताने वाला कर्व ए आर कर्व भी होता है, और वही डिमांड कर्व भी होता है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसा होता है? यू शेप्ड। इट इज ऑलवेज यू शेप्ड, इसमें बोल लो या कोई से भी मार्केट में बोल लो, मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज यू शेप्ड। कृपया बताएं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होता है? दो कंडीशन बताई थी मैंने तुमको। MR should be equal to MC, and after becoming equal, MC should be rising. अरे याद है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम 11वीं कक्षा, चैप्टर नंबर 4, यूनिट नंबर 1, सब में पढ़ लिया ये। ओके। हाँ जी। बेटा तुम मुझे बताओ, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। इक्विलिब्रियम ए पे अचीव होगा या बी पे? बी पे अचीव होगा। क्यों यार, क्यों? यू आर करेक्ट। ए पे भी तो एमआरएमसी बराबर है। बराबर होने के बाद मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है? गिरना शुरू हो गया बेटा। लेकिन हमारी तो कंडीशन है, बराबर होने के बाद मार्जिनल कॉस्ट क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो बी इज आर इक्विलिब्रियम। आइडियली लॉजिकली सोचो, एमसी बड़ा है ए पॉइंट के पहले, और एमआर उससे छोटा है, तो यहाँ तो तुमको नुकसान ही हो रहा है। ओके। फाइनली एमसी नीचे हो गया है, मार्जिनल कॉस्ट नीचे हो गई है, और मार्जिनल रेवेन्यू उसके ऊपर है। दिस इज द सिचुएशन जहां पे तुम एक्चुअली कमा रहे हो। ओके। और यहाँ पे तुमको अपना आउटपुट देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट फिर से बढ़ने लग गई है और मार्जिनल रेवेन्यू नीचे हो गया है। अब तुम्हें नुकसान होगा और ज्यादा प्रोडक्शन करने में। क्लियर है क्या? ठीक है, बोले। फर्म्स इसमें प्राइस टेकर है, तो ए आर कर्व एम आर कर्व कैसा बनेगा? हॉरिजॉन्टल बनेगा। अरे बनेगा क्या? हाँ। बताएं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करेगी ये फर्म? जब एम आर इज इक्वल टू एम सी, एंड आफ्टर बिकमिंग इक्वल, एम सी इज राइजिंग। अरे हाँ, है ना। हाँ। ठीक है। बट यार हर कर्व की बात हो गई, डिमांड कर्व, एम आर कर्व, ए आर कर्व, कॉस्ट कर्व जैसे बनते हैं वैसे ही बनेंगे। लेकिन एक कर्व की तुमने अभी तक बात नहीं करी, सप्लाई कर्व। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का सप्लाई कर्व कैसा होगा? अब इसकी बात करने के लिए तुमको एक ग्राफ देके रखा है, ध्यान से समझना। How will be the supply curve in case of a perfect competition market? आउटपुट दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे देके रखा है एम आर, ए आर, एम सी, और इनफैक्ट एडीसी।
आ, ये वाला पास के ग्राफ की बात बाद में करेंगे। बेटा सुनो, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि चार प्राइसेस हैं। 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए और 4 रुपए। ये AR1 है, यही तुम्हारा MR1 है, और यही तुम्हारा डिमांड कर्व है। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम जो पेन बेचते हो ना, उसका प्राइस है 1 रुपए। कितना? 1 रुपए। अब प्राइस अचानक बढ़ गया। यही तुम्हारा AR कर्व है, यही तुम्हारा MR कर्व है, यही तुम्हारा डिमांड कर्व है। तुम्हारी फर्म ने नया प्राइस एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया है, 2 रुपए। अभी तो बोला आपने प्राइस यूनिफॉर्म होगी। अरे यार, प्राइस यूनिफॉर्म होने का ये मतलब थोड़ी ना होता है कि बरसों से प्राइस चेंज ही नहीं होगी। 1 रुपए चल रही है तो 1 रुपए ही चलेगी 100 साल तक भी। ऐसा मतलब नहीं है उसका। उसका केवल इतना मतलब है, तुम 1 यूनिट खरीदो या 1000 यूनिट खरीदो, 1 रुपए में बेचनी पड़ेगी। तुम एक अगर इंडस्ट्री नया मार्केट प्राइस सेट कर देती है 2 रुपए, तो अब तुम 1 यूनिट बेचो बेचो या 1000 यूनिट बेचो, तुमको 2 रुपए में बेचनी पड़ेगी। ठीक है। इंडस्ट्री ने नया प्राइस सेट कर दिया, कितना? 3 रुपए। अब तुम 1 यूनिट बेचो या 1000 यूनिट बेचो, तुमको 3 रुपए में ही बेचनी पड़ेगी। और इंडस्ट्री ने नया प्राइस सेट कर दिया 4 रुपए, तो अब तुम 1 यूनिट बेचो या 1000 यूनिट बेचो, तुम्हें 4 रुपए में ही बेचनी होगी। होगी क्या? हाँ। अब बनाती हूं मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। दिस इज योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पे काटते हुए जाता है। याद है ये प्रॉपर्टी? याद है? एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट कहाँ काटेगा? उसके मिनिमम पे काटेगा। वेरी गुड यार। अभी तुमने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम अचीव होता है एट MC इक्वल्स टू MR। बताएं बताएं, अगर 1 रुपए की प्राइस है, क्या मेरा इक्विलिब्रियम यहाँ आ रहा है? इससे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, मेरा पहला इक्विलिब्रियम E1। तो बेटा इस पर्टिकुलर प्राइस पे मैं कितनी यूनिट सप्लाई करूंगी? OQ1। मेरा सप्लाई OQ1 होगा, है ना? वेरी गुड। प्राइस 1 रुपए है, तो MRMC बराबर हो रहा है E1, और उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है, तो मेरा सप्लाई OQ1 होगा। अगर प्राइस बढ़ के हो जाती है 2 रुपए, तो मेरा नया इक्विलिब्रियम आ रहा है E2 पे, जहां पे MRMC बराबर है और बराबर होने के बाद मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है। इससे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो इस पर्टिकुलर प्राइस पे मैं OQ2 यूनिट सप्लाई करूंगी। प्राइस अगर हो गई 3 रुपए, तो मेरा MRMC बराबर हो रहा है एट E3, और इससे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो यहाँ पे मैं OQ3 यूनिट सप्लाई करूंगी। और अगर प्राइस हो जाए 4 रुपए, तो MRMC बराबर हो रहा है E4 पे, इससे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो मैं OQ4 यूनिट सप्लाई करूंगी। अरे करूंगी क्या? हाँ। डोंट यू फील, यही मेरा सप्लाई कर है। ये जो मार्जिनल कॉस्ट का ये हिस्सा जा रहा है, यही तो मेरा सप्लाई हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो व्हेन आई प्लॉट इट, यही मेरा सप्लाई कर है, जो मार्जिनल कॉस्ट का ऊपर जाते हुए हिस्सा है ना, यही सप्लाई है। तो मैम आपने ये वाला तो प्लॉट ही नहीं किया। नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ भी सप्लाई नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगे? बच्चा, एबीसी ऐसे ही शो ऑफ के लिए तो नहीं दिया है ना, कुछ डिजाइनर बनाते हैं यार। एबीसी का कुछ लॉजिक होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कुछ लॉजिक है वहां पे देने का। ये वाले पॉइंट पे OQ1 से पहले मैं कुछ भी सप्लाई नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? बेटा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है और एवरेज रेवेन्यू है कम। पेन बिकेगा 1 रुपए में, लेकिन बनाने में लग रहे हैं कितने? 1.5 रुपीज या उससे ज्यादा। एम आई क्लियर? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट इज 1.5, लेकिन बेच रहे हो तुम एक में। दिस इज शट डाउन डाउन पॉइंट। एट अ पॉइंट जब आपका एवरेज रेवेन्यू कम है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कुछ भी सप्लाई करोगे क्या? कुछ भी सप्लाई नहीं करोगे। अरे हाँ या ना?
हाँ, और इसीलिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व का केवल वो हिस्सा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर है, वो ही तुम्हारा सप्लाई होता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर वाला हिस्सा, केवल यही वाला हिस्सा सप्लाई है। इससे पहले तुम कुछ भी सप्लाई नहीं करोगे। बेटा वहां पे एक लाइन दी हुई होगी, नहीं दी है तो लिख लो। दैट पोर्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व which is above average variable cost is your supply curve। मार्जिनल कॉस्ट का वो हिस्सा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व के ऊपर है, वो तुम्हारा सप्लाई है। समझे क्या? एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आ गया है कि पीसीएम का सप्लाई कर्व कैसा है। उसमें सिर्फ यही ऑप्शन होता है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व। एक दो बार जरूर ऐसा आया है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व का कौन सा हिस्सा सप्लाई कर्व होता है, तो आंसर वुड बी विच इज अबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एम आई क्लियर? ठीक है, रिपीट करें। बताएं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सप्लाई कर्व कैसा होता है? एमसी कर्व, लेकिन एमसी कर्व का कौन सा हिस्सा? which is above average variable cost। Clear with this? Okay। अब सुनो ना, प्लीज कोऑपरेट, है ना? ओके। हाँ, ना लिसन, ये इंटरेस्टिंग है, ये तुम्हें करना है क्योंकि तीन सिचुएशन हो सकती है शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में देयर कैन बी थ्री सिचुएशंस। या तुम्हारी फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में हो सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट में हो सकती है, या सुपर नॉर्मल लॉस में हो सकती है। अगर हो सकती है क्या? तुमको ग्राफ की जगह देके रखी है नोट्स में, पेज नंबर बोलो। 73 बनाए ग्राफ। ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वो सिचुएशन होती है जहां पे टी आर इज ग्रेटर देन टी सी। तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ एज ए आर विल बी ग्रेटर देन ए सी? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यही होता है ना। मैं टी आर टी सी दोनों को क्यू से डिवाइड कर दूं, तो आई कैन से इट दैट वे कि ए आर वुड बी ग्रेटर देन ए सी। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? टी आर टी सी बराबर है, तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ? ए आर और ए सी भी बराबर होंगे। अरे होंगे। हाँ, तो सुपर नॉर्मल लॉस क्या होगा? टीसी इज ग्रेटर देन टी आर, या फिर एसी इज ग्रेटर देन ए आर। एक ग्राफ मैं बनाऊंगी, दो ग्राफ तुम बनाना। ठीक है? अपन वाई एक्सेस पे लेंगे ए आर, बी सी, एम सी, एम आर। ठीक है, और एक्स एक्सेस पे लेंगे आउटपुट या क्वांटिटी। बताओ, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ए आर एम आर कर्व कैसे बनता है? ए आर कांस्टेंट होता है तो एम आर कैसा होगा? एम आर भी कांस्टेंट ही होगा, और ए आर एम आर बराबर होंगे। अरे होंगे क्या? बताएं। एवरेज कॉस्ट को तुमको बताना है ए आर से छोटा है, तो मैं अगर ऐसा ग्राफ बनाऊंगी, गलत है क्या बनाना? मैं क्यों गलत है? ये तो पूरे टाइम में एवरेज कॉस्ट बढ़ी है इन कंपैरिजन टू एवरेज रेवेन्यू। ए आर तो नीचे ही है, तो बताओ ना मैं ग्राफ कैसे बनाऊं? ए आर के नीचे से निकलता हूँ, क्योंकि मेरे को एवरेज कॉस्ट छोटी बतानी है और एवरेज रेवेन्यू बड़ा बताना है, तो मेरे को एवरेज रेवेन्यू के नीचे से निकालते हुए एवरेज कॉस्ट बनाना पड़ेगा। हाँ, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को कहाँ पे कट करेगा?
एसी मार्जिनल कॉस्ट कहाँ कट करता है एवरेज कॉस्ट में? उसके मिनिमम पे, उसके लोएस्ट पे। अरे हाँ, हाँ, तो मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप पे बनेगा और ये इसको मिनिमम पे काटते हुए निकल जाएगा। अरे निकलेगा क्या? बताओ इक्विलिब्रियम कहाँ है? जहाँ पे एमआरएमसी बराबर है दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अरे बराबर है क्या? दिस इज द इक्विलिब्रियम। एमआरएमसी बराबर होने के बाद मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना चाहिए। एक रैशनल प्रोड्यूसर उतना ही आउटपुट बनाएगा। तो बताओ ओक्यू लेवल ऑफ आउटपुट बनाएगा वो। ये एवरेज कॉस्ट को इंटरसेक्ट कर रहा है एट एफ। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ इस पूरे ग्राफ में एवरेज रेवेन्यू कितना है? ई से लेके क्यू तक एवरेज रेवेन्यू कर्व अगर मेरे को ओक्यू लेवल ऑफ आउटपुट बनाना है तो एवरेज रेवेन्यू कर्व पे पॉइंट ई पे इंटरसेक्शन हो रहा है ना? तो मैं कितना बनाऊंगी यार? ई क्यू इज माई एवरेज रेवेन्यू। ओक्यू लेवल ऑफ आउटपुट पे ई क्यू इज माई एवरेज रेवेन्यू। एवरेज कॉस्ट कितनी है? एफ क्यू। इतने आउटपुट लेवल पे एवरेज कॉस्ट को इंटरसेक्ट कर रहा है एफ पे। तो एफ क्यू इज माई एवरेज कॉस्ट। तो बताए ना एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट, EQ माइनस FQ। कितना होएगा? वेरी गुड। EF। बेटा ये एवरेज प्रॉफिट है, एक यूनिट में कमाया गया प्रॉफिट। और मैं बना रही हूँ टोटल OQ यूनिट्स। तो ये पूरा एरिया मेरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। EF से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, F से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो टू Y एक्सिस। ठीक है, जब मैं क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगी हर यूनिट पे मैं EF कमा रही हूँ, तो वहां से जब मैं एक परपेंडिकुलर गिराऊंगी दिस एंटायर एरिया जब मैं क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो दिस एंटायर एरिया इज माय सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। समझा है? ऊपर से चला गया। थोड़ा थोड़ा समझा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहले ग्राफ में ऐसे ही होता है। दूसरा ग्राफ बताओ। फिर से चारों ये जो ग्राफ बना रही हूं ना मैं, ACMC AR MR, ये वाई एक्सिस पे लेंगे और आउटपुट लिया जाएगा किस पे? एक्स एक्सिस पर। ठीक है, बताएं AR MR का ग्राफ कैसा बनेगा? अरे बताओ ना यार कैसा बनेगा? परफेक्ट कंपटीशन में हॉरिजॉन्टल बनेगा। AR इज इक्वल टू MR। बताओ एवरेज कॉस्ट कहाँ बनाओ यार, मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट बताना है। मतलब AR इसे बराबर बताना है। इसके नीचे बना दो। एवरेज कॉस्ट कहाँ बनाओ ये तुम बताओगे? हवा में बना देती हूँ, हवा में। तो यार ऐसे तो एक भी बार बराबर ही नहीं हो रहा है तुम्हारे। ऐसे बना दो तो ये तो एवरेज कॉस्ट नीचे हो गई, सेम ही ग्राफ बन रहा है। इसके ऊपर ऐसे बना दो, एक पॉइंट पे टच करते हुए बना दो। हाँ, ये सही बोल रहे हो तुम। ठीक है, एवरेज कॉस्ट एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को कहाँ पे काटता है? मिनिमम पे काटता है। तो मार्जिनल कॉस्ट भी इसको यहाँ पे टच करते हुए निकल गया। बताओ इक्विलिब्रियम कहाँ है? जहां MRMC बराबर है और बराबर होने के बाद मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है, तो तुमको OQ लेवल ऑफ आउटपुट बनाना चाहिए। हाँ, बताओ अगर तुम OQ लेवल ऑफ आउटपुट बनाओगे, इतना आउटपुट बनाना है तुमको, इस पे तुम्हारा एवरेज रेवेन्यू कितना है? E से लेके Q तक। और इस पे तुम्हारा एवरेज कॉस्ट भी कितना है? E से लेके Q तक। अरे है क्या? तो हो गया ना यार, ऐसी बराबर हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। नॉर्मल प्रॉफिट तीसरा ग्राफ स्वयं बनाए।
सुपर नॉर्मल लॉस बताना है तुमको। बताओ यार, लॉस प्लॉट करो, कैसे करना है। पर देखो ना तुमने कैसे बनाया है, स्टार्ट अगर तुमने सही किया है तो एंड तो तुम सही कर ही लोगे। ए आर एम आर कर तो हॉरिजॉन्टल बनाया होगा, बराबर। एवरेज कॉस्ट हवा में, ए आर के ऊपर। मार्जिनल कॉस्ट उसको कहाँ पे काटते हुए बनाया है, लोएस्ट पे। ठीक है। इक्विलिब्रियम यहाँ पे आएगा बेटा, एमआरएमसी जहाँ बराबर है, और बराबर होने के बाद मार्जिनल कॉस्ट शुड बी राइजिंग। और बेटा ये फीचर तो यार रट जाना चाहिए, मतलब दिस शुड बी नो मोर एन इशू। ठीक है। ओके। इससे परपेंडिकुलर मैं एवरेज कॉस्ट तक लेके जा रही हूँ, तो ये एवरेज कॉस्ट को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट एफ। से फॉर एग्जाम्पल तुम मुझे बताओ ना, एवरेज रेवेन्यू कितना है तुम्हारा, इतना आउटपुट के लिए एवरेज रेवेन्यू कितना है, EQ। लेकिन एवरेज कॉस्ट कितनी है, एफ से लेके क्यू तक बेटा, एफ से लेके क्यू तक एवरेज कॉस्ट इतनी बड़ी है। तो तुम्हारा एवरेज लॉस कितना हो गया, एवरेज कॉस्ट बड़ा है एवरेज रेवेन्यू से, एफ क्यू माइनस ई क्यू, तो कितना हो गया, एफ ई। ये एवरेज लॉस है, तो मल्टीप्लाई करोगे विथ क्वांटिटी, ये पूरा एरिया क्या है, सुपर नॉर्मल लॉस। क्लियर हुआ क्या। अब बच्चा तुमको देखो, ग्राफ बनाने को तो कभी नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन ये लोग रिवर्स क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं, दे कैन गिव यू अ ग्राफ। तुमसे पूछा जा सकता है कि बताओ ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉस। ये एरिया क्या शेड करके दे दिया, पूछा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस शोज व्हाट, प्रॉफिट। एम आई क्लियर। या तुमको ग्राफ दे दिया और तुमको यहाँ पे एवरेज कॉस्ट की जगह एक्स लिख के दे दिया, बताओ ये ग्राफ कौन सा है, दिस द ग्राफ ऑफ एवरेज कॉस्ट। दिस इज हाउ वी कैन आस्क यू द क्वेश्चन इन एग्जाम। क्लियर। ठीक है। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।